अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। दुनिया तब्दील हो रही है, पाकिस्तान भी बदल रहा है। पाकिस्तान की अब दिफाई पॉलिसी बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। पहले हम कहते थे कि, और आज भी कहते हैं कि हमारी एम्बिशंस नहीं है कि हमने किसी मुल्क को फतह करना है। हम अपनी हिफाजत के लिए अपनी फ़ौज को, अपने दिफा को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान बहुत हो गया कि सिर्फ डिफेंसिव रहते हुए हमने देख लिया कि हमने बहुत अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। 20 साल जंग जो अफ़गानिस्तान में जारी रही, उससे जो दहशतगर्दी आई, इंडिया की तरफ से इंसर्जेंसी होती रही, लेकिन अब पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है, मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत थी और बिल्कुल ठीक है। अफ़गानिस्तान के साथ गुज़श्ता रोज़ सीज़ फायर का ऐलान हुआ। अफ़गानिस्तान की दरख्वास्त पर बार बार उन्होंने दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने 48 घंटे का वक्त दिया है और इस दौरान इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्बत और तामीरी बातचीत होगी ताकि इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जा सके। इस मसले का मुस्तकिल हल कैसे निकल सकता है, क्या कुछ होना चाहिए, ग्राउंड पर क्या होना चाहिए, पहले से मुआहदात मौजूद हैं। ख़ासतौर पर तालिबान से के साथ जो मुआहदा हुआ था, जो एग्रीमेंट था, दोहा एग्रीमेंट, उसमें ख़ास तौर पर जो मौजूदा रजीम है उसने ये माना था कि उसकी सरजमीन किसी मुल्क के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान के लिए ही शिक थी, क्योंकि वहाँ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट्स मौजूद थी। तो बहरहाल इस अक़वाम मुत्तहिदा को इसकी निगरानी करनी थी। अमेरिका जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की माली मदद करता है, वो गारंटर था और उसने कहा था कि अगर शराइत पूरी होंगी तो हम अपनी माली मदद जारी रखेंगे। तो पाकिस्तान इखलाक़ी तौर पर, सिफारती तौर पर और अपने दिफा के हवाले से बिल्कुल हक़ पर है और इस मसले का हल निकलना चाहिए। इससे कोई पाकिस्तानी खुश नहीं है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ महमूद साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आप उनके तजज़िये सुनते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहतरमा डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर साहिबा के भी तजज़िये सुनते हैं, बड़े ज़बरदस्त तजज़िये होते हैं आपके। स्टूडियो से ही शुरू कर लेते हैं, बल्कि डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं। लेडीज फर्स्ट। पाकिस्तान जानता है कि इंटरनेशनली तालिबान जो हैं उन्होंने कुछ मुआहदा किए हुए हैं, वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने दे सकते दहशतगर्दी के लिए, लेकिन मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर जो है वहाँ से अटैक होते चले आए हैं। तो अब जब सीज़ फायर का वक्त है और थोड़ा बहुत इस सीज़ फायर में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी तरफ ऑपरेशन कर ही रहा है, तो इस सीज़ फायर के दौरान इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो फौरी तौर पर लेने चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान को इस सीज फायर को अफगानिस्तान के लिए एक ब्रीदिंग जो विंडो है वो बिल्कुल नहीं प्रोवाइड उनको करनी चाहिए। उनके साथ बैठकर दो टोक ये बात करनी चाहिए कि आखिर उनका लाए अमल क्या है। और दो टोक से मेरी मुराद ये है कि वो अच्छी तरह से समझते हैं कि उनको कौन सी जुबान समझ आती है। कि अगर आपने एक हुकूमत की तरह खुद को प्रिटेंड किए रखना है तो भाई कम से कम प्रिटेंशियस होकर ही आप एक हुकूमत की तरह बिहेव भी करेंगे। और अपना जो है अंदरूनी मामलात जो हैं, जो आपका इतना ज्यादा एक्सप्लोड होने के करीब है, वहां पे सुनने में आया है कि कोई सोने की कानें हैं जिनमें ये आपस में डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो लड़ पड़े हैं और शदीद इनके आपस के अंदर जो है वो लड़ाई हो रही है। तो इनको हर पार्टी को यही समझाना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अचीवेबल इकोनॉमिक गोल्स की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान हमेशा से आपको उनके लिए रहनुमाई भी और फैसिलिटेशन भी प्रोवाइड करता है और दूसरी पार्टीज को भी आपके साथ इन्वॉल्व कर रहा है, इंक्लूडिंग चाइना, सेंट्रल एशिया हो गए, रशिया है, कि आप यहाँ पे अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपके पास हो जाएगी तो हो सकता है कि आप अपनी जो इकोनॉमी का मॉडल है, जो कि सारे का सारा आपने रेंटे टेररिस्ट पे खड़ा कर लिया हुआ है, आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि आपको ये जो शॉर्ट टर्म एक डिविडेंड है ये ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है जी। अगर आपने ये जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान के खिलाफ की है तो यकीनन इंडिया की तरफ से पैसे लेकर माली मदद लेके कोई वादे वईद करके तो उस पे की है। आपका इसमें कोई अपना ना तो आपको यहाँ पे कुछ फतह करना चाहते थे। अगर आपसे कोई पूछे अफगानियों से, इंटरिम गवर्नमेंट से, कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो क्या आपने क्या फतह कर लेना था पाकिस्तान, क्या ऑब्जेक्टिव थे आपके?
जो इस प्रोवोकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे कि अगर आपने हमारी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको अगर चैलेंज किया और उसके जवाब में फिर हमने जो आपका हशर किया, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे, आप क्या अचीव करना चाहते थे? तो अचीव तो वो कुछ नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ उनको एक जो उन्होंने एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसको इंडिया के साथ वो पूरा करना चाहते हैं। और उस पूरा करने में हमने तो जो उनको सबक सिखाया ही है। वो तो कल से बहुत पहले से 2 दिन से कह रहे हैं कि जी हम सफेद झंडे लहरा रहे हैं, हमारी तरफ देख कोई नहीं रहा है। तो हम हमेशा से हमारा यही नैरेटिव रहा है कि जंग शुरू आप करेंगे, खत्म कैसे होगी ये हम डिसाइड करेंगे। तो अब इनको ये देखना है कि इन्होंने सारी दुनिया की आइसोलेशन के बाद अगर इनके पास सिर्फ एक ऐसी है वेलफेयर जो है, ऐसा एक इनके पास गुडविल है, तो उसको ये इस तरह से जो अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर ये कहां स्टैंड करेंगे? अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना। यानी इंडिया से बात कर रहे हैं जिसकी सरहदी नहीं मिलती, और पाकिस्तान जो हमेशा आपकी मदद करता रहा, आपको जंग के ज़माने में लाखों हमने रेफ्यूजीज को संभाला, इनकी हिमायत के लिए हमने अपने यहाँ दहशतगर्दी हमारे यहाँ बढ़ी, हमने कोई तकरीबन 1 लाख के करीब जानों का नजराना दे दिया कोई 20 साल के अंदर, और अभी भी हमारी हलाकतें जारी है। तो ये तो नहीं चल सकता। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाए कि अगर ये मौजूदा रजीम चाहे भी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोके, तो क्या इसके पास ये कुव्वत है? क्योंकि ये इन्हीं के साथ लड़ते रहे हैं, वो भी अपनी मजबूरी का इजहार कर देते हैं कि हम इनको कैसे रोकें। तो फिर सस्टेनेबल हल कैसे निकल सकता है अगर वो इनको रोक नहीं सकते? तो नहीं, ये मसूद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस बात से नहीं एग्री करता। बिकॉज इनके अंदर जितने भी इनके आप पता है, इनके अंदर 2 ग्रुप, तो वैसे आपको बंधारी और हक्कानी ग्रुप का तो बड़ा अपेरेंट एक डिवाइड नजर आ रही है जी। लेकिन ये जो आपको पता है, जब इन्होंने टेक ओवर किया था तालिबान ने, अमेरिकन गए थे और पाकिस्तान के अंदर बहुत एक इत्मीनान के जज्बात थे कि जी जो तालिबान आ गए, हम इस लेवल पे जाके इनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन उन्होंने आगे पहला काम क्या किया था? पहला काम किया था कि जेलों के दरवाजे खोल दिए थे और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे और पकड़े गए थे और पाकिस्तान ने उनको ज़रब के बाद धकेला था अफगानिस्तान के अंदर, उधर अमेरिकन फोर्सेस थी, उन सबको इन्होंने रिहा कर दिया। फिर अगर आपकी याददाश्त पे ज़रूर महफूज होगा कि तीसरी हुकूमत ने पाकिस्तान को कहा कि जी आप इनसे ये तहरीक तौहीद ख़ारिज जो है तहरीक तालिबान से बातचीत करें। तो पाकिस्तान ने बातचीत शुरू भी की थी, लेकिन उसके बाद फिर वो बातचीत वो किस तरह आगे चलती, क्योंकि बातचीत का बनने का तो पहला प्रेडोमिनेंट ये होता है कि जी आप हथियार फेंक दें और आके बैठ जाएं टेबल के ऊपर। लेकिन अगर हथियार भी हाथ में रखें और कहें जी बातचीत भी हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता ना। तो वो बातचीत किस तरह हुई? इनका कोई इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, तो बातचीत शुरू हुई ना। तो अब ये गुल बहादुर जो है, अब गुल बहादुर का हक्कानी के साथ, हक्कानी नेटवर्क के साथ, बल्कि अगर आप आज देखें तो हक्कानी नेटवर्क की पैट्रनेज में, और जो इनका जो इंटेलिजेंस चीफ है मौलवी, उसकी पैट्रनेज में ये गुल बहादुर और गुल बहादुर के जितने साथी हैं वो रह रहे हैं। नूरिस्तान में जितना बेस जो प्रोवाइड किया हुआ है, इससे बाद मंगल बाग को भी जो बेस प्रोवाइड किया था, गुल बहादुर को भी जो बेस प्रोवाइड किया है, और इसके साथ जितने लोग हैं वो तमाम का तमाम इनकी हुकूमत ने प्रोवाइड किया है। यानी अगर यूएन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट ये कह रही है कि जो ये काबिज हुकूमत है, ये मुनाफिकों की जो हुकूमत है, ये इन्वॉल्व है उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में, उनको ऑपरेशनल सपोर्ट देने में और मॉनेटरी सपोर्ट देने में। तो वो किस तरह मॉनेटरी सपोर्ट को हवा से भेज रहे हैं। हाँ, तो ये पूरा आज कल भी वो टैंक्स वगैरह लेकर आए जिनको हमने उड़ाया, तो वो जाहिर सी बात है ये तहरीक तालिबान वाले तो नहीं है ना, इनकी रेगुलर आर्मी है जो आ रही है। बिल्कुल। और कल अगर आपको कल रात और परसों रात को देखें, खासतौर पर कल रात को, तो पाकिस्तान इनका एक एल्लो है, पाकिस्तान का एल्लो है। तो ये कुर्रम के ऊपर से जितना बॉर्डर चमन तक जाता है, वहाँ हमारा एल्लो उनके एल्लो से इन कॉन्टेक्ट था। और पाकिस्तान बारहा उनको कह रहा था कि देखिए आपके जितने भी लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं उनका ऑफेंसिव पोस्चर है, और ऑफेंसिव पोस्चर का मतलब ये होता है कि किसी वक्त भी अटैक कर सकते हैं, तो आप इसको लोअर करें। इन लोगों के, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अफगान आर्मी नहीं है, इसके अंदर वो तमाम फितना ख्वारिज के लोग मिलके आ गए हैं जिन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अब आप अपर कुर्रम से चले ऊपर स्पिन बोलदक तक चले जाए, आपको 200 का ग्रुप, 50 का ग्रुप, 150 का ग्रुप, ये वहां पे बैठे हुए थे। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर इनका उनसे ताल्लुक नहीं है, तो फितना ख्वारिज के लोग इनके साथ आ किस तरह गए, किस तरह इनकी एमलगमेट हो गए इनकी आर्मी में, अफगान आर्मी में।
तो ये एक इनका बहाना है और ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनका मकसद है। ये पैदा ही दहशतगर्दी में और मुनाफकत में हुए हैं। ये वो लीडरशिप है जो पैसे पे बिक जाती है। अगर के अंदर इनके अंदर इतनी हमियत और इतनी गैरत होती मसूद साहब, तो जब अमेरिकन आए थे और इनको डॉलर दिया करते थे, और मुझे याद है जी कि वहां पे उस जमाने में ये CIA से हम कब कुछ बोरियां होती थी और कुछ बोरे होते थे, तो कुछ बोरों में ज्यादा डॉलर होते थे, बोरियों में कम होते थे। तो ये वो लेके जाते थे, फिर आपस में लड़ने लगते थे कि मुझे बोरी में मिला, बोरे में कोई नहीं मिला। तो भाई अगर आप पे इतनी गैरत थी, इतनी हमियत थी, इतनी इस्लामी आप थे, तो अमेरिकन से पैसा लेने से इनकार कर देते ना। आज भी ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं अमेरिका से पैसा। आज भी जो अपनी मईशत की बात करते हैं तो अमेरिका से पैसा ले रहे हैं। जी जी ठीक। 122 मिलियन 142 मिलियन डॉलर इनको मिलता है। तो इनका मजहबी दहशतगर्दी है। अब ये उस दहशतगर्दी को जारी रखने के लिए, चाहे वो फ्रंट के थ्रू हो, चाहे वो खारिज के थ्रू हो, ये हर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाते हैं। तो फिर उसका जवाब क्या रह गया? अब आपको पता है पाकिस्तान में पीपल टू पीपल, आज भी पाकिस्तान के ट्रक चमन से क्रॉस कर रहे हैं, और जो स्पिन बोलने के बाद जो पशीन मंडो वो वशीन मंडी है, उसमें जाके आज भी पाकिस्तान के ट्रक अनलोड कर रहे हैं। तो यही पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। हमारी एक तवील सरहद है, हमारा एक पुराना ताल्लुक है, कबाइल हैं, कुछ वहां रहते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं। यहाँ अमन होना चाहिए, लेकिन जब इस तरह के अनासर होंगे तो अमन कैसे होगा? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सर। एयर वाइस मार्शल साहब, अमीर मुत्तकी का ये कहना कि पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि नेटो और अमेरिका के साथ हमने क्या किया और रशिया के साथ क्या किया, वो शायद अभी भी किसी गलत फहमी में मुब्तला है। मुझे लगता है कि वो उनके ग्राउंड्स पर उतरी थी। पहाड़ों में जंग करना, जब आप ऑन बूट ज़मीन पर जाते हैं तो एक अलग बात होती है। पाकिस्तान ने कोई कब्जा वगैरह तो करना नहीं है। पाकिस्तान जाके आपको काबुल के अंदर मार रहा है, आपको अंदर जाकर स्ट्राइक कर रहा है। तो इस गलत फहमी को मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई होगी और अब इस रिजीम की। देखें, ये तो फोकलोर्स में और लोक कहानियों में होता है ना जी, वो अपने खुद ही वो अपनी बहादुरी के किस्से क्रिएट करते हैं, फिर अपने बच्चों को वही सिखाते हैं ताकि उनका लड़ने का हौसला जो रहे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। दरअसल मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त ये नई हुकूमत इंस्टॉल हुई, उस वक्त शायद हमारी तवक्कुआत कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी। एक मिक्स्ड ओपिनियन था पाकिस्तान में भी। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये पहले तालिबान रजीम से मुख्तलिफ होंगे और ये इनको डिप्लोमेसी का पता होगा, ये अपने लोगों के जो सोशो इकनॉमिक बेनिफिट के लिए ये दुनिया को एंगेज करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से रियलिटीज़ जो है दे प्रूव अदरवाइज। वो सिर्फ एक ही वो गन बैरल डिप्लोमेसी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हम हर एक को कोर्स करके अपना काम निकलवा सकते हैं। और पाकिस्तान की जो एक ख्वाहिश थी कि हमारे पड़ोस में एक हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है ये पुरसुकून रहे, वहाँ पे कोई सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और वहाँ के लोग इंडिपेंडेंटली अपना जो है राइट टू गवर्न के तहत वो एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाए और हमारा ये मसाइल ख़त्म हो। और अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मिलियंस अफ़गानी यहाँ डिफरेंट 3 कैटेगरीज में यहाँ पे पाकिस्तान में आए हुए थे, उनमें कुछ इलीगल थे, कुछ वो टेम्परेरी जो है परमिशन के तहत थे और कुछ ऑब्वियसली प्रॉपर परमिशन से रिफ्यूजी स्टेटस में थे। वो बतदरीज वापस चले जाएं, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से उनका बोझ हमारी इकॉनमी खुद उठा रही है। हमें कोई इंटरनेशनल फंडिंग जो शुरू में अवेलेबल थी वो अब नहीं है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की इस ख्वाहिश को और पाकिस्तान के इस जेस्चर को उन्होंने शायद कमजोरी समझा लिया, उन्होंने कमजोरी समझा, उन्होंने ज्यादती की पाकिस्तान और के साथ। उस पे ये हुआ दूसरी राय नहीं है जी। और दूसरा ये हुआ कि उन्होंने अपनी लीनिंग भारत की तरफ दिखाई। वो ये समझे कि शायद हमें जब हम भारत की तरफ अपना जो है दिखाएंगे मिलान जो है, तो शायद उससे पाकिस्तान कोई उनको स्पेस दे देगा और पाकिस्तान।
लेकिन ऐसा नहीं है और पाकिस्तान ने उनकी खुशफहमी दूर कर दी और उसका नतीजा ये है कि अब वो वैसे तो वो काफ़ी दिनों से मांग रहे थे, 12 अक्टूबर के बाद ही वो जो है सीज़ फायर मांग रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको अच्छा सबक सिखाने के काबिल भरोसा तो नहीं है। एक तरफ आप सीज फायर मांगते हैं, दूसरी तरफ अपनी फोर्सेस को आप एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं। एक तरफ आप सीज फायर मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अपने टैंक्स भेज रहे हैं, अपना गोला बारूद भेज रहे हैं, तो ये तो एक तरह की और मुनाफत है ना। आपका जो पहला सवाल ब्रिगेडियर साहब से था, देखिए उनको कैपेसिटी का इशू नहीं है, कैपेसिटी का से ज्यादा उनकी नीयत का इशू है और ये इनके ताने बाने जो हैं ये कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। ये ख्वारिज हो या टीटीपी जिनको हम कहते हैं वो हो या तालिबान रजीम हो, ये इनके आपस में इंटरेस्ट मिलते हैं। अच्छा। और ये उसी के लिए ये अब देखिए ये पहले तो उन्होंने उस वादे को भी वफा नहीं किया। सर माजरत के साथ, अगर मैं शुरू से देखूं पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आप तक, मुझे लगता है कोई डीएनए में इशू है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, अफगानिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। पहले दिन पाकिस्तान हमेशा मदद करता रहा, लेकिन पाकिस्तान की पीठ में हमेशा आपने छुरा घोंपा। इस वक्त भी आप बजाय ये कि पाकिस्तान आपकी मदद कर रहा है, उसने आपके साथ आखिरी जो नेगोशिएशंस हुई हैं आपकी 2020 वाली, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। अमेरिकन फौजियों को यहाँ से निकालने में पाकिस्तान का बड़ा आपको सपोर्ट हासिल रही, हर तरह की सपोर्ट रही। इसके बावजूद आप जाकर इंडिया से हाथ मिला रही, आप जाकर वो चाबहार की बात कर रही, आप जाकर जो है वो उनसे पैसे ले रहे हैं। देखिए हिस्टोरिकली फ़र्क क्या है, फ़र्क ये आया है कि देखिए इनका जरिया माश क्या है। ऑफ कोर्स असला ये की तिजारत, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, ये बेसिकली जैसे क्रिमिनल सिंडिकेट्स होते हैं ये उस तरह ऑपरेट करते रहे। पहले एक बफर अवेलेबल था वेस्टर्न बॉर्डर पे जो सूट करता था वो बॉर्डर के इस तरफ भी और उस तरफ के भी लोगों को, कि वहाँ पे वो उनके सारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वो वहाँ से जो है वो उसके फ़ायदा उठा रहे। ठीक है। जब यहाँ पे 9/11 के बाद वो वहाँ पे फोर्सेस आ गई और फिर पाकिस्तान ने फाटा में जब अपना फुटप्रिंट बढ़ाना शुरू कर दिया तो उसके बाद उनके लिए वो स्पेस खत्म हो गई। अभी भी अगर आप देखें तो जो टीटीपी है या फितनतुल ख्वारिज हैं वो उनके मुतालबात क्या हैं, वो यही कहते हैं ना कि बॉर्डर बेल्ट को जो है वो आर्मी यहाँ से चली जाए और उनको जो है ना वो इलाका उनके हवाले कर दिया जाए और अपनी मर्जी से वो सो कॉल्ड शरीयत नाफिज कर लें। हालांकि इनकी शरीयत कोई नहीं है, इनके हुलिये इन्होंने ज़रूर इस्लामिक बनाए होंगे लेकिन इनके किसी भी जो अमल में इस्लाम की कोई सेम्बलेंस जब भी तो सर ये फितनुल खवारिज है, जब भी तो ये फितनुल हिंदुस्तान है। एक ब्रेक की तरफ जाना है डॉक्टर साहब, इसके बाद मैं पूछना आपसे चाहूँ कि अब एक तो ये चीज़ है ना कि वहाँ पर एक कमज़ोरी मौजूद है, एक मुआहिदा था उसकी भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। अब दोबारा इस तरह से ना हो, इसे इंश्योर करने के लिए हम इसमें दोबारा से कतर को शामिल करें, हम इसमें अमेरिका को शामिल करें, हम इसमें सऊदी अरब को शामिल करें, अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करें, जो गारंटर्स थे इनके वो आके बैठे, वो ज़मानत दें, या यहाँ पर कोई अब अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्सेस होनी चाहिए, होना क्या चाहिए ताकि एक मुस्तकिल अमन कायम हो। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अगर आप अफगानिस्तान को बाय एंड लार्ज देखें तो वो एक कमज़ोर रजीम है। वहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, कोई स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है, कोई किसी और धंधे से जुड़ा हुआ है, किराए के कातलों जैसा वहाँ पर सूरत हाल है इन ग्रुप्स के साथ। तो ये तमाम ग्रुप्स मिलकर अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी क़ुव्वत मौजूद नहीं है, वैसे तो ब्रिगेड साहब ने कहा कि वो इससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन अगर फिर भी कोई कमज़ोरी मौजूद है तो डॉक्टर साहब हमें क्या करना चाहिए? हमें तो अपने आप को सेव करना है। हम तो अब हर रोज़ लाशें नहीं उठा सकते, जनाजे नहीं उठा सकते। तो एक तो उनको वो मुआहिदा याद दिलाना है जो उन्होंने 2020 में किया, फिर इसके गारंटर्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, कतर है, दीगर इस्लामी ममालिक हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मुआहिदा याद दिलाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुआहिदे वगैरह ना वो याद रखते हैं, उनको सिर्फ एक नहीं, गारंटर्स को याद दिलाना, गारंटर्स को बिल्कुल हाँ, गारंटर्स को बीच में जरूर डाला जा सकता है, प्रोवाइडेड कि हमें जरूरत हो और हम खुद जो है वो किसी किस्म की डिटरेंस जो है वो उसमें हमें कोई सहूलत चाहिए हो। मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल हमें उसकी जरूरत है। और जहां तक सवाल ये है कि अफगान इंटरम जो रजीम है, इसका ये कहना कि हमारे कंट्रोल में नहीं है
तो इनको चाहिए कि ये अपना बयानिया कम से कम एक रखें। अगर इनमें से कोई एक सो कॉल्ड ऑफिशियल ये कह रहा है जी कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मुत्तकी फरमा रहे हैं इंडिया में जाके अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा हमारे कंट्रोल में है और हर चीज हमारे कंट्रोल में है। तो अगर हर चीज आपके कंट्रोल में है तो इसका मतलब है कि वहां पे जो कुछ हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है, तो फिर आप उसके लिए जवाबदेह भी हैं। आप पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के लिए भी जवाबदेह हैं, वहां पे दहशतगर्दों को देने वाली सेफ हेवन्स के लिए भी जवाबदेह हैं। आप अफगानी जो सिविलियन अफगान एथनिक पॉपुलेशन है, आप उनका इस्तेहसाल करने के लिए भी जवाबदेह हैं, क्योंकि आप में से तो खुद भी अक्सरियत जो है वो अफगानी नहीं है, और जितने भी वहां पे आपने रंग बिरंगे आउटफिट्स बिठाए हुए हैं वो भी सारे के सारे अफगानी नहीं है। तो वो कोई ऐसा है जैसे आपने एक सराय बनाई हुई है दहशतगर्दों की, जहाँ पे जिसका दिल चाहता है वो वहां आके शाम को बिस्तर डाले और सो जाए। तो इसका मतलब है अगर चपा चपा मुत्तकी की बात पे यकीन करें आपके कंट्रोल में है, तो फिर इसका मतलब है सब कुछ आप करवा रहे हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं जी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आपको चाहिए कि आपको इंटरनेशनल फैसिलिटेशन, आपको इंटरनेशनल मदद के लिए कहना चाहिए। आपको एक मुल्क की जिम्मेदारी सौंपी हुई है, आपको वहां पे अपना काला धंधा करने के लिए वहां पे जगह नहीं मुहैया की हुई कि पहले जो है वो आप डॉक्टर साहबा, अगर ये काला धंधा उनका चल रहा है तो अमेरिका ने तो इसी बुनियाद पर उनको मदद फराहम की ना, जो वो कर रहा है कि अगर आपने शराइत पूरी ना की तो फिर हम आप मदद रोकेंगे। तो हमें फौरन अमेरिका से मुतालबा करना चाहिए कि आप इनकी माली मदद रोकें। अमेरिका इनकी मदद तो वैसे भी रोकने वाला है, क्योंकि ट्रंप जितने ट्रांजैक्शनल मूव के हैं, और ये जो बाग्राम एयरबेस पे इन्होंने अमरीकी छोड़े हुए असलहे की ट्रेडिंग शुरू की हुई है, तो ये सारे का सारा पॉइंट शुरू ही वहां से हुआ है कि आप जब किसी को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, और एक मेक शिफ्ट सी आपकी अरेंजमेंट है जिसमें सबसे बड़ी एडवोकेसी और जो अपोलोजेटिक एटीट्यूड है वो हमारा है, वो सिर्फ इसलिए है कि हमें हमारी पीपल टू पीपल कनेक्शन है, हमारी एक सिंपैथी है वहां की पॉपुलेशन के साथ, जिसको कि हमें उसको भी रिविजिट करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। तो इनके वो पैसे तो अल्टीमेटली बंद हो ही जाने हैं, वो ऑलरेडी बंद है। वो हर 6 महीने के बाद हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अब वहां पे एक्सट्रीम विंटर आ गया, अब एक्सट्रीम समर है, बच्चे हैं, खवातीन हैं, जो कि उनकी मईशत जो है वो जाहिर है खवातीन बाहर नहीं निकलती, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तो वहां पे आप उनके पैसे मत बंद करें। अब अगर वो पैसे भी आपको चाहिए, आपको चाइना की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे भी चाहिए, आपको रशिया की तरफ से भी चाहिए, फिर आपको अगर आपको कोई और पार्टी जो है वो भी अगर आप बोरों में नोट जैसे कि साहब फरमा रहे थे पकड़ाने पे राजी है, तो आप कुछ भी करने पे और पाकिस्तान से आपको कॉरिडोर भी चाहिए, पाकिस्तान से सॉफ्ट बॉर्डर चाहिए, कॉरिडोर चाहिए, और पाकिस्तान का पूरा एक प्रोविंस चाहिए एक टेरर नेक्सस के लिए, जहां पे आप नार्को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वहां पे स्मगलिंग करें, भत्ताखोरी करें। तो ये सारा काम आप वहां करते रहें और खुला के करें, और उसके बाद कहें जी कि हम तो हुकूमत हैं। तो अगर आप हुकूमत हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी आपके अवाम के तरफ है, तो आप उनकी कितनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको पसंद नहीं करते हैं, और वो हमसे भी यही गिला करते हैं। बाहर भी, पाकिस्तान से बाहर भी अगर मिले तो वो सबसे पहला गिला ये करते हैं कि पाकिस्तानियों ने हम पे जो है, आपकी वजह से हम पे तालिबान मुसल्लत हुए, तो आप एक नापसंदीदा एंटिटी हैं। हम सिर्फ अपने पड़ोस में केओस नहीं चाहते, क्योंकि हमने पहले हामिद करजई को देखा, फिर हमने अशरफ गनी को देखा, तो उन्होंने जो नोटों के सूटकेस लिए वो आखिरी लम्हे पे वही सूटकेस उठा के भाग गए ना, मतलब अशरफ गनी कहाँ है? और वो भी जब तक है, मैंने ये कहा ना डॉक्टर साहब, वो डीएनए का भी कोई मसला है, चाहे वो करजई हो, चाहे वो अशरफ गनी हो, या चाहे ये रजीम हो, पाकिस्तान से इन्हें कोई है प्रॉब्लम। ब्रिगेड साहब, ये जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ठीक है, हम तो उस पर बड़ा बिलीव रखते हैं, लेकिन इसे अब रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने नेशनलिज्म को सामने रखते हैं कि हम अगवान हैं। वो उम्मा वगैरह का नहीं सोचते कि साथ में हम कहाँ हमले कर रहे हैं, मुसलमानों पे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो हमें इसको रिविजिट करना चाहिए, कोई कौम अब इस तरह से नहीं सोचती है। जी बिल्कुल, हमें रिविजिट करना चाहिए, और रिविजिट करे बगैर ही जो उनकी असल सूरत, असल पिक्चर है ना, जो उनके, अगर आप किसी भी तरीके से उनको किसी इस्लाम की किसी फंडामेंटल से रिलेट करना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी, दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी फंडामेंटल टीचिंग ऑफ इस्लाम। उनके यहाँ शुरू से एक तो वॉर लॉर्डिज्म रहा, हर जगह पे एक वॉर लॉर्ड होता है और वो अपने इलाके में अपने मर्जी का कानून नाफिज करता है। फिर उनकी दूसरी बहुत बड़ी इकॉनमी, आपको पता है
वो चलती है स्मगलिंग पे। और स्मगलिंग भी क्या, हीरोइन और ड्रग्स की जो स्मगलिंग है, आपको याद है करजई का भाई जो है वो इसी चक्कर में अपना ड्रग स्मगलिंग के चक्कर में उसको वो मारा गया था, और उसके बाद वो सबसे बड़ा टाइकून काउंट होता था। दूसरा, औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप देख चुके हैं। औरतों की एजुकेशन किसी जगह भी कहीं किसी इस्लाम में मजहब में मना, इस्लाम में कहीं मना की गई है? कहा गया है कि भी आप पर्दे में रख के जाएं, आप टीचिंग भी कर सकती हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, और वो इस्लामी आप पर्दा पढ़ा भी भी मुख्तलिफ सकती हैं, है ना, आप पढ़ भी सकती हैं। तो आप वो पर्दा भी मुख्तलिफ है ना, तो वो खुद अगवानी मानते हैं कि जी ये तो ट्रेडिशन है, जो जिस तरह का पर्दा वो करते हैं। इस्लामी पर्दे का मतलब वो तो नहीं है जिस तरह से उन्होंने किया हुआ है। देखिए ना, वो तो जहलाना ट्रेडिशन है ना। अब उसमें से लोग बाहर आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी उस तरह के पश्तून हैं जो बड़े कंजर्वेटिव हैं, लेकिन उनमें से आप देखिए हमारे ट्राइबल एरिया में कितने पढ़े पढ़े लोग आपको मिलेंगे, कितने पढ़े पढ़े बच्चे मिलेंगे जो आजकल बहुत बड़ी बड़ी फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन इनको हम किसी भी तरीके से इस्लाम, ये मुनाफिकत में तो आप मुनाफिक के तौर पर तो आपको देख सकते हैं, और उस मुनाफिक के अंदर खारजई की 10 बड़ी क्लियर इंडिकेशन दी हुई है। आप वो 10 इंडिकेशन उठा लें और इनकी तस्वीर के ऊपर फिट कर दें, वो पूरी 100% फिट आ जाएंगी है किस किस्म का इस्लाम लेके चलते हैं। इस्लाम वो है जो हमारे ऊपर, हमारे लिए दुनिया में कुरान पाक की सूरत में आया, जिसमें ये कहा गया कि एक आदमी की जान का ज़िया पूरी इंसानियत की जान का ज़िया। अब आप अगर ऐसे दहशतगर्द ग्रुपों को लेके बैठे हुए अपनी गोद में, जिसको आप सपोर्ट भी दे रहे हैं, और उसके बाद आप चले जाते हैं उनसे मिलने जिनको आप काफिर और हिंदू कहते हैं, उनके आप जूते चाटते हैं, और वहां बैठ के आप वहां बयान देते हुए दूसरे मुल्क के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। मैंने आपसे कहा ना, अगर इतनी गैरत, हमीयत, इस्लामियत, सच्चाई थी तो ये क्यों अमेरिकन से पैसे लेते थे? वहां आप यकीन करें, अमेरिकन से पैसे लेते हुए इनके मुल्ला उमर की सीक्वेंस के जो लोग थे वहां लड़ते थे एक दूसरे की गर्दन पर। अगर आप इतने सच्चे थे तो ना पैसे लेते ना। अगर आप इतने सच्चे थे तो 40 लाख अफगानियों को यहाँ ना भेजते। अगर आप इतने सच्चे हैं तो अपना तोरखम से और चमन गेट से रोजाना 100 के करीब 200 के करीब लोग इलाज कराने जो हमारे अस्पतालों में आते हैं उनको रोक दे के मत इलाज कराने, जो मर जाओ अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन लोग आते हैं, इसी को पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और पाकिस्तान ने इस पे कभी पाबंदी नहीं लगाई। हमने बड़ा दिल रखा है हमेशा इनके लिए। तालिबान यहाँ पे रहे, पाकिस्तान की सड़कों पे इनके कंटेनर फिरते थे, ये कोई टोल टैक्स पे नहीं करते थे, एक चिट लेके चलते थे कि ये TRP का नंबर है, और ये तो कहने का मतलब ये है कि सर इसमें तो कोई उम्मा का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं अफगानिस्तान का, ना ये किसी तौर पे उम्मा के मेंबर है। दूसरा, ओवरऑल भी आप देखें तो उम्मा जो है वो मुसलमानों के मसाइल हल कराने में क्या काम करती है? 2 लाख रुपए बंदे गजा में मर गए, उम्मा ने क्या किया? वो अपना धनिया पी के सोते रहे, तो अगर कुछ कर रहे होते तो शायद 2,20,000 लोग वहां पे शहीद ना होते। और आज आप ट्रंप को ना कह रहे होते कि 2,20,000 लोग मरने के बाद आज आपने जो सुलह मायदा करवाया है वो नोबेल मिलना चाहिए, मुसलमानों की जीत है। कि कहने का मतलब ये है कि कुछ रैशनल्स होते हैं। देखिए, हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अगर आपने चले हमारे ऊपर हमला भी करना है, आप बताइए आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? नहीं, वो तो है ही नहीं ना सर, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा, इन्होंने फितना अल ख्वारिज को अपने साथ मिला लिया है। जब फितना अल ख्वारिज के लोग, और वो बाकायदा इस वक्त अगर आप उठा के देखें तो बहुत सारे सेक्टरों में उनकी आइडेंटिफिकेशन इनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस ने की है कि कितने लोग किस जगह पे अफगान आर्मी के बैठे हैं, कितने लोग जो फितना अल ख्वारिज के बैठे हैं, और उनके कैंप्स कहाँ कहाँ मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इनसे नेगोशिएशन में भी जाते हैं, अब अगर आप किसी भी तरीके से कोई गारंटर की बात करते हैं, तो अगर आप दोहा मायदा उठा के पढ़े तो उसके अंदर अमेरिकन क्लॉज है कि जी अगर इन्होंने मायदे पे हमला नहीं किया तो अमेरिकन का इमदाद बंद हो जाएगी, पैसे दिए जा रहे। मैं जरा स्टूडियो में मार्शल साहब आपके साथ, अगर हम ये तस्वर करें कि सब कुछ इन्होंने इंडिया के कहने पे किया, और लगता भी ऐसा ही है क्योंकि एक जगह पे नहीं हुआ ये, तो आप देखें ना KPK से शुरू हुआ और बलूचिस्तान तक जो है वो सारा का सारा बॉर्डर उन्होंने एकदम से एक्टिव कर दिया और हमला कर दिया। तो इसमें भी भारत अगर पीछे है तो उसको कामयाबी नहीं हो सकती, क्योंकि फितना अल खवारिज के जरिए वो एक खुली जंग का आगाज नहीं कर सकता, वहां से खुद तो नहीं आ सकता।
तो ये इसमें भी ये गुनाह बेइज्जती हो सकता है, उसके लिए इसमें कोई मजा हो तो उसको नहीं मिलने वाला भारत को भी। नहीं, देखिए वो तो सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की या पाकिस्तान को, क्योंकि उनका नैरेटिव आपको पता ही है, वो तो उनके मिनिस्टर्स और सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो ये सब कन्वेंशनल डोमेन में वो ऑलरेडी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म तो पाकिस्तान में कर रहे हैं, ये उसकी एक नई शेप है। और ये ऐसा नहीं है कि उनकी सरजमीन जो है फितनतुल ख्वारिज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है जो अभी हमने देखा पिछले चंद दिनों में, इसमें तो उनकी पोस्टों से हमारे ऊपर अटैक हुए हैं और उनका जो असलहा इस्तेमाल हुआ है, और वो ये तो खुद तालिबान के जो है ना तनहा याफ्ता लोग हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई और वैसे भी हमारी जो ट्रेनिंग है ज्यादातर एयरफोर्स देखिए हमारे बॉर्डर पर है। वो बदकिस्मती उनकी ये है जी कि हमारी तो पिछले 20 सालों से हमारी तो तरबियत ही सारी इन लोगों के साथ और वहाँ पे जो टेररिस्ट थे उनके साथ लड़ते हुए हुई, हमारी आर्मी की भी और एयरफोर्स की भी। और जैसे आपने ब्रिगेडियर साहब से सवाल किया, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर उम्मा का कोई कॉन्सेप्ट है भी तो वो कम से कम इस अफगान रजीम के ऊपर वो अप्लाई नहीं होता। दे डू नॉट क्वालिफाई टू बी पार्ट ऑफ टू गवर्न एनी इस्लामिक स्टेट। ठीक है, पहली बात तो ये है, क्योंकि कोई उसके पैरामीटर्स होते हैं ना इस्लामिक रियासत के भी। और दूसरी बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमें तो टोटल कॉन्सेप्ट जो है ना इस्लामी उम्मा का, जिसको हम मिड 70s से नर्चर कर रहे हैं, हमने दूसरी इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद से हम हमेशा हर जगह एक बड़ा इस्लामिक मुल्क होने की वजह से हम उसको सपोर्ट करते हैं और उसके फ्लैग बेरर हैं। बाकी कोई और इस्लामी मुल्क उस तरह नहीं सोचता, बदकिस्मती। सर एक सवाल मैं आप तीनों से करना चाहूंगा और एक जुमले में जवाब दें। 48 घंटे के सीज़ फायर में अगर ये इंसान के बच्चे नहीं बनते, आसान सी जबान में, तो पाकिस्तान को फुल फ्लैज कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए जी, जब भी मेरा तो ये बिल्कुल एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जब भी हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे तो वो मुज़ाकरात जो हैं वो सस्टेनेबल होंगे, वो अमन पायदार होगा। ठीक है। जहां पे हम मसलहत करेंगे, जहां पे हम यही कहेंगे हमारे बरादर हमसाया मुल्क हैं, तो उन्होंने तो कभी अपने आप को साबित नहीं किया, तो हमें फिर क्या जरूरत है? वो जिस तरह वो कर रहे हैं, जिस कहते हैं वी हैव टू पे देम बैक इन द सेम कॉइन्स, हम इससे ज्यादा कंसेशन हमें नहीं देनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहते हैं, ये 48 घंटे की जो पाकिस्तान ने कंसेशन दी है, ये फुल एंड फाइनल होनी चाहिए? चाहिए, लेकिन अगर आपके किसी भी तरीक़ेकार से जो दरमियान में गारंटर्स हैं, तो चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, और किसी भी तरीके से मेरा ख्याल चाइना की इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हो रही होगी, और अगर कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो उस रोल को भी देखना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो हमें टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो करने चाहिए, और टारगेटेड ऑपरेशन जो है पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो बुनियादी तौर पे ये सपोर्ट कर रहे हैं उन तंजीमों को जिनके वहां पे हेडक्वार्टर मौजूद है, और पाकिस्तान ने एक मैप इनको प्रोवाइड किया था जिसमें 34 जो लोकेशंस हैं वो आइडेंटिफाई की गई थी कि यहाँ पे ये दहशतगर्द हैं जिनके बेसिस भी है और वो ट्रेनिंग में, तो उनको तबाह करें। और उसके साथ साथ जिस तरह अगर उनकी तरफ से कुछ आता है तो हमने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी हैं। और आजकल दुनिया में एक वो है ना, इंडिया ने एक लफ्ज कहा था न्यू नॉर्मल, तो वो न्यू नॉर्मल के तहत तो भाई दुनिया ने ऑथोराइज कर दिया है कि अगर आपके मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है तो आप उन दहशतगर्दी के अंदर को टारगेट बनाएं, टारगेट करें, और दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी, तो फिर हमें इस न्यू नॉर्मल को बढ़ा देना चाहिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, मोहतरमा डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी भी तरह से दहशतगर्दी हो और पाकिस्तानियों का मजीद खून बहाया जाए। और अब ये न्यू नॉर्मल है कि अगर कहीं से दहशतगर्दी हो रही है तो हम पहले अटैक करेंगे, तो फिर यही ठीक। पाकिस्तान भी अब यही कर रहा है। अगले हफ्ते तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।